नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें और जिन्होंने सब्सक्राइब अवश्य जाकर दबा दें, क्योंकि बेल आइकॉन दबने से ही जो चैनल को लिफ्ट मिलता है, उसी से मिलता है। तो ये अवश्य करें कृपया। सब्सक्राइब मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने कर रखा है। कृपया बेल आइकॉन अवश्य दबाएँ और वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दें आरंभ में ही। जज साहब का कैश स्कैम अब बिल्कुल जुडिशरी के लिए एक क्राइसिस बन गया है और जुडिशरी के लिए इस प्रकार की क्राइसिस बन गया है कि पूरी जुडिशरी की, पूरी इंस्टीट्यूशन की जो विश्वसनीयता है, जो क्रेडिबिलिटी है, वो अब खतरे में पड़ गई है। वैसे मैं ये कहूँगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसका काफ़ी कुशलता से निदान करने का प्रयास किया है। आज के जो मैं आपको बताऊँ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कल जो भी पत्राचार हुआ था और जो भी बात हो रही थी कि ये जो जज साहब के यहाँ जो कैश पाया गया है, वो पाया गया है या नहीं पाया गया है, इसके ऊपर भी बातचीत चल रही थी। क्या उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, इसके ऊपर भी बातचीत चल रही थी कि भई ये ट्रांसफ़र वाला इनको विंडो क्यों दिया गया है, इनको बचाने के लिए दिया गया है, क्या बात है? ये सारी बातें जो हैं वो चारों तरफ चर्चा का विषय थी और पूरे मीडिया में एक स्पेक्युलेशन था। पूरी सरकार में, जनता के बीच में और वाक़ई जुडिशरी की जो विश्वसनीयता थी वो ऑल टाइम लो चल रही थी और यहाँ तक कि जब मैंने एक पोल करवाया और चूँकि आप जानते हैं कि करप्शन के लिए अभी तक तो पॉलिटिशियंस और पुलिस और ब्यूरोक्रेसी तो जाने ही जाते थे। अब चूँकि उसमें जुडिशरी का भी नाम जुड़ रहा था तो मैंने एक पोल करवाया, उस पोल में ये पूछा कि भई आपको इन चारों में से सबसे ज़्यादा करप्ट कौन लगता है? कई लोगों ने तो कहा भई चारों में कोई अंतर नहीं है, सारे हैं, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। लेकिन ऑल ऑफ द अबव नहीं था, मैं तो तुलना कर रहा था। तो तुलना में पता चला कि लगभग 56% लोग जो हैं वो जुडिशरी को 1 नंबर पे रख रहे हैं, 56% लोग। जबकि ब्यूरोक्रेसी 20% पर और पुलिस जिसको सबसे अधिक करप्ट माना जाता है, वो करीब 12% पर और पॉलिटिशियंस जिनको सबसे अधिक करप्ट माना जाता है, वो तो 10% पे ही थे। तो ये साफ दिख रहा था कि साहब की ज्यूडिशरी की क्रेडिबिलिटी जो है, वो ऑल टाइम लो जा रही है। तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये बहुत अच्छा किया कि इन्होंने जो पत्राचार इत्यादि था और जो भी स्पेक्युलेशन चल रहा था, उसको समाप्त करते हुए ये साफ-साफ ये पत्राचार उन्होंने रख दिया। जो बातें आई थी, जो वीडियो थे, जो कुछ थे, फ़ोटोज़ थे, वो सब वहाँ सामने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया .nic.in पर डाल दिया। जिससे एक बात तो क्लियर हो गई कि हाँ भाई कैश था। ये पक्का हो गया कि जी हाँ, जज साहब के प्रांगण में उनके एक स्टोर रूम से अकूत कैश मिला। वो कितना मिला, ये तो सब बाद में पता चलेगा और उसके साथ-साथ उस पत्राचार में बहुत सी और बातें भी स्पष्ट होती हैं और वो बातें जो स्पष्ट होती हैं, वो हम आपके सामने अभी लाते हैं। साथ में एक 3 सदस्यों की एक कमेटी भी बना दी गई, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस, जस्टिस संधावालिया और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जस्टिस नाग और एक जज जो कर्नाटका हाई कोर्ट से है, लेडी जज जस्टिस अनु, इन सबको उस कमेटी में डाल दिया गया और कमेटी में डाल के फिर उनको कहा गया कि भैया इसकी जाँच करें। अब अभी भी लोगों में चूँकि संदेह के बादल हैं, संदेह के बादल इसलिए हैं क्योंकि बहुत सारी और बातें पता चली हैं जो कि बिल्कुल ओपन में आ गई हैं। एक आपको पता होगा कि हमने आपको एक गैंग ऑफ 5 का खुलासा किया था। इस गैंग ऑफ 5 में जो कि गैंग ऑफ 5 जो है वो एक फिक्सर की तरह ऑपरेट करता है और उनका ये कहना है कि वो किसी भी जज को फिक्स कर सकते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ के ऊपर भी संदेह के बादल मंडरा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि ये जो जस्टिस यशवंत वर्मा थे, ये जस्टिस चंद्रचूड़ के अत्यंत निकट थे। अब ये गैंग ऑफ 5 क्या है? गैंग ऑफ 5 जो है उसमें एक लंदन बेस्ड एक एडवोकेट है, एक यहाँ का एक एडवोकेट फिक्सर है,
दिल्ली का जो पहले सीबीआई की रेड हो चुकी है उसके सीबीआई ने उसको पकड़ा हुआ है और वो उसके पिताजी एक बड़े एडिटर हैं। और वो ललित मोदी का बड़ा ख़ास हुआ करता था। ललित मोदी का पूरा मैनेजमेंट वो देखा करता था उस ज़माने में। जी हाँ, भाई इतना तगड़ा मामला था उसका। फिर आपके एक और जज हैं, जो कि एक एंकर हैं, बड़े साहब एंकर हुआ करते थे। एक जो समझ लीजिए कि सेक्युलर टाइम्स का जो सबसे बड़ा चैनल होता था, उस सेक्युलर टाइम्स के सबसे बड़े चैनल के नंबर 2 के वो एंकर थे इंग्लिश के। और हाँ, उनके पिताजी तो कोई प पद्म पुरस्कार भी ले चुके हैं। उनके भाई साहब, वो भी एडवोकेट हैं। तो ये आपको देख रहा है पूरा एडवोकेट का नेक्सस है यहाँ पर। उसके साथ में एक एक्स सिविल सर्वेंट जो कि उत्तर प्रदेश में एमएलए हैं बीजेपी के, वो भी इस गैंग में शामिल बताए जाते हैं। और साथ में एक और भाई साहब हैं जो रियल एस्टेट डेवलपर हैं और उन्होंने काफ़ी फ़ायदा उठाया है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ लिक्विडेशन वाली जो हैं उनको जुडिशरी की मेहरबानी से औने-पौने दामों पे मिली हैं। जी। और उसके साथ में एक और एडवोकेट साहब का नाम आ गया है जिनके घर कल सीबीआई ने सीबीआई ने कल उनको विज़िट किया कल, बताते हैं। एक पीई भी उनके विरुद्ध दायर कर दी गई। अब नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ भई, सारे एडवोकेट हैं, कोई भी उठा के जो है आपके खिलाफ डिफेमेशन दायर कर दे। तो इसलिए हम भी एडवोकेट हैं। तो एडवोकेट्स का जो है वो ये भी एक अनरिटन रूल है कि भई एडवोकेट एडवोकेट का नाम पब्लिक में नहीं लेते। प्राइवेट की बात अलग है। तो ये गैंग ऑफ 5 बल्कि गैंग ऑफ 6 हो गया अब तो। ये गैंग ऑफ 6 बड़ी आसानी से ये ऑपरेट कर रहा था दिल्ली के सर्कल्स में। और कैसे ऑपरेट करता है वो तो आपको पता ही है ना वो। हमारे अभिषेक मनु सिंघवी जी वाला फ़ेमस किस्सा आपको पता होगा ना? हाँ, तो इसी तरह से ऑपरेट करते हैं। अब ये जो जज साहब हैं यशवंत वर्मा जी, ये एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, चंद्रचूड़ जी के बड़े फ़ेवरेट थे। चंद्रचूड़ जी 2013 से 2016 तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे। तो 2014 में उन्होंने इनको इनका नाम रिकमेंड किया, जब ये बहुत यंग थे। जब ये 44 साल के थे तब इनका नाम रिकमेंड हो गया। 45 साल बनते-बनते तो इन्होंने ओथ ले ली एडिशनल जज की और उसके 1 वर्ष बाद वो कन्फर्म भी हो गए वहाँ पर। कन्फर्म होने के बाद फिर 2016 में एलिवेशन हो गया चंद्रचूड़ जी का। फिर चंद्रचूड़ जी जब पहुँच गए यहाँ पर और उसके बाद फिर जब वो कॉलेजियम में आए तो उन्होंने इनको बुला लिया यहाँ। कहाँ? उन्होंने उनको दिल्ली बुला लिया। और वो दिल्ली में जज बन गए और दिल्ली में जज बनने के बाद में फिर चंद्रचूड़ साहब ने इस तरह से जब कॉलेजियम में थे वो काफ़ी लंबे समय तक कॉलेजियम में रहे। फिर 2 साल तो चीफ जस्टिस ही रहे और उसके अलावा करीब 2 ढाई साल तक वो कॉलेजियम में रहे। तो साढ़े 4 साल उन्होंने करीब कॉलेजियम में बिताए हैं। और जो आपका 5 जज वाला कॉलेजियम होता है उसमें तो 3 जज वाला कॉलेजियम उसमें उन्होंने इतना समय बिताया है। तो उन्होंने ये कार्य किया कि भई दिल्ली हाई कोर्ट में जूनियर जजेस ही रखे। अब कुछ ही दिनों में यशवंत वर्मा जी जो थे कहीं चीफ जस्टिस बन के जाने वाले थे। लेकिन अब तो मामला गड़बड़ हो गया, तो बहुत गड़बड़ हो गया। तो नंबर 2 के जज हो गए यहाँ पे। अब इसीलिए सबसे पहले जब बात आई ना कि साहब कि इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है इलाहाबाद, इतना बड़ा स्कैंडल और केवल ट्रांसफ़र कर दिया गया है और ट्रांसफ़र करने वाले पे लोगों के इसलिए प्रश्न चिन्ह उठे कि साहब जो नंबर 2 का जज है दिल्ली जैसे हाई कोर्ट में, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में नंबर 9 बन के क्यों जा रहा है? नंबर 9 बन के जा रहे थे। तब ये अनबेयरेबल हो गया जिसको कह सकते हैं कि यदि यदि कोई चाह भी रहा हो, हालाँकि ऐसा मेरे पास कोई समाचार नहीं है कि कॉलेजियम में किसी ने इनको बचाने का प्रयास किया हो, बल्कि ये कहा जा रहा है कि भई जो आपस की जो राइवलरी होती है उसमें यशवंत वर्मा जी जो थे वो चंद्रचूड़ के आँख के तारे माने जाते थे, तो जो चंद्रचूड़ के विरोधी थे कॉलेजियम में, वो कतई इनको सपोर्ट करने के मूड में किसी भी तरह किसी कभी भी नहीं थे। बस उनको एक ही चिंता थी कि भई ये सारी बातें पब्लिक में जाएँगी तो उससे बड़ी बदनामी होगी। लेकिन फिर बाद में ये पाया गया कि साहब कि यदि नहीं जाएँगी तो और भी ज़्यादा बदनामी होगी। तो बड़ा उचित निर्णय लिया कॉलेजियम ने कि भई ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो पब्लिक में
दे दी जाए और पब्लिक में आने के बाद ये कन्फर्म हो गया कि हाँ भाई कैश पाया गया, कैश जल रहा था, कैश इनके प्रांगण में था, कैश प्रांगण में कैसे था, कैसे पाया गया। जब तो सबसे पहले आग लगी, पीसीआर को मैसेज गया, पीसीआर ने तुरंत फायर सर्विसेज को मैसेज दिया, वो वहाँ पहुँचे, फिर वहाँ चूँकि लाइट जा चुकी थी, टॉर्च इत्यादि में देखा गया, आग बुझाई गई। तो ये सब ये बता रहे हैं कि बोरी के बोरी, बोरी के बोरी तो क्या, सैक्स एंड सैक्स। सैक्स का मतलब कुछ भी हो सकता है, सैक्स में वो प्लास्टिक के सैक्स भी हो सकते हैं। तो वो प्लास्टिक के सैक्स ही क्यों की अधिक संभावना है, वो प्लास्टिक के सैक्स में अकूत कैश पाया गया। और उस अकूत कैश को डील करने के लिए फिर क्या किया जाए, कैसे किया जाए? बात पुलिस तक पहुँची। जब आग लगी थी तभी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने जस्टिस डीके उपाध्याय को, जो उस समय लखनऊ में थे, उनको फ़ोन करके कहा कि आग लगी है। उनको इन्फॉर्म कर दिया। उन्होंने अपने स्टाफ को भी भेज दिया, तो जब चीफ जस्टिस का स्टाफ आ गया तो वहाँ पर किसी भी चीज़ को छुपा कर रखना असंभव हो गया। उसके बाद फिर बताते हैं कि न केवल पुलिस के पास, वहाँ पर एनआईए भी आ गई, वहाँ पर ईडी भी आ गई, वहाँ पर और एजेंसी भी आ गई, इनकम टैक्स भी आ गए और सबके पास इसके फुटेज हैं। ये अवश्य है कि जो जूनियर ऑफिशियल्स थे उनसे ये कहा गया कि जिसके ओरिजिनल कैमरे में जिसके पास फुटेज है उसको छोड़ के बाकी जो व्हाट्सएप इत्यादि जिनके पास है वो सब उसको मिटा दें। लेकिन ऐसा बता रहे हैं कि जहाँ-जहाँ ओरिजिनल फुटेज है वो प्रिज़र्व करके रखा गया है। इसलिए भी ये असंभव हो गया है कि इसको बचाया जा सके। अब डिमांड ये उठ रही है कि भई इस पे डायरेक्ट सीबीआई की जाँच क्यों नहीं की जा रही? मैं देख रहा था आज रिपब्लिक पे हाई कोर्ट बार एसोसिएशंस के कई सारे प्रेसिडेंट्स बैठे हुए थे और उसमें दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को छोड़ के बाकी सारे के सारे जो थे, वो इस फ़ेवर में थे कि तुरंत इस पर सीबीआई की जाँच होनी चाहिए। और दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि कोई भी जज पैसे तभी बना सकता है जब वकील उसमें इन्वॉल्व हों। तो भाई जुडिशरी के लिए एक बड़ी समस्या है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि अब चारों तरफ से माँग उठने लगी है कि ये जो जुडिशरी ने अपना अलग से एक कोकून बना रखा है, जिसमें वो अपनी एसेट्स नहीं डिक्लेयर करते, जिसमें वो आरटीआई से उन्होंने अपने आप को इम्यून कर रखा है, उन्होंने एफआईआर से अपने को इम्यून कर रखा है, वो अपने अपॉइंटमेंट स्वयं करते हैं, वो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं देखते, उनके किसी भी फैसले पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। तो ये जो एक पूरा एक एनवायरनमेंट ऑफ कंप्लीट इम्यूनिटी है, ये समाप्त होना चाहिए। अब माँग उठने लगी है कि एनजेएसी फिर से लाया जाए। लेकिन ये मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यदि आप एनजेएसी फिर से लाते हैं भाई साहब, तो कृपया ये अवश्य एन्श्योर करें कि जब जुडिशरी की बात आए, तो जो जुडिशियल ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो पहला प्रिंसिपल है, नेमो जुडेक्स इन कॉज़ा सुआ, यानी कि अपने इंटरेस्ट की बात में आप स्वयं जज नहीं बनेंगे। यू कैन नॉट बी अ जज इन योर ओन कॉज। तो जब जुडिशरी के जुरिस्डिक्शन का, जुडिशरीज की फैसिलिटीज़ का, जुडिशरी से संबंधित अन्य विषयों का जो भी कोई मामला होगा, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से ऊंचा यदि कोई कोर्ट बनाना पड़े तो बनाएं। और उसमें तीनों फेडरल एजेंसीज जो हैं, यानी कि जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, तीनों के अपॉइंटमेंट अलग अलग हों। आप उनको सिस्टम इस तरह का बनाएं कि जिसमें वो बैलेंस बना रहे और सुप्रीम कोर्ट अपना जुरिस्डिक्शन स्वयं नहीं तय कर सके। यदि ये दोबारा एनजेएसी लाते हैं और उसमें ये प्रावधान नहीं रखा, तो ये लोग फिर उस पे बैठ के उसी के ऊपर कैंची चला देंगे। नहीं, ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस नहीं भाई। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है, वो बेसिक स्ट्रक्चर है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ना कि इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जुडिशरी का दायरा बढ़ाइए, यदि ऐसी आवश्यकता हो तो। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और जो पूरा भी जुडिशियल सिस्टम है, वो तो इस घटना से पूरी तरह से एक क्लाउड में आ गया है। सोचिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।